भूमिका। आज़ादी की लड़ाई के दौरान मीडिया की ताकत और महत्व को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने पहचाना था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा अन्य अग्रणी नेताओं ने अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्र का ही सहारा लिया था। यहाँ तक कि स्वतंत्रता संग्राम के महानायक महात्मा गांधी जी ने भी अपने विचार समाचार पत्र के माध्यम से लोगों के बीच प्रसारित किए। वह लोगों के घर नहीं गए थे अपनी बात समझाने के लिए। जब वे जेल में भी थे तब भी उन्होंने अपने विचारों का समाचार पत्रों के जरिए प्रसार किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया, क्योंकि यह सरकार व जनता के बीच कड़ी का काम करता है और सरकार के सभी कार्यों, नीतियों, योजनाओं आदि से लोगों को अवगत कराता है। परंतु वर्तमान समय में मीडिया जिस हाल में पहुंच गया है या पहुंचा दिया गया, उसे देखकर तरस आता है। इन दिनों लोग मजाक करते हैं कि आज का मीडिया अगर पहले होता तो ब्रिटिश सरकार उसे खरीद लेती और हम लोगों को यह यकीन दिला दिया जाता कि ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी लाभकारी है हमारे देश के लिए। भारतीय मीडिया का प्रेस की स्वतंत्रता के हिसाब से 180 देशों में 142वां स्थान है। यहाँ तक कि लेबनान और अफगानिस्तान जैसे देशों में भी, जहाँ कानून और व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं, मीडिया भारत के मीडिया से कहीं अधिक स्वतंत्र है। ये देश भी प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत से कहीं आगे हैं। जब भी कोई घटना होती है, पत्रकार का काम होता है कि वह बिना अपनी राय रखे सारी की सारी जानकारी लोगों तक पहुंचाए। उसके बाद लोग खुद फैसला करें कि उन्हें क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, क्या समझना है और क्या नहीं समझना है। अब समस्या ये आ रही है कि आपको समझाया जा रहा है कि किस खास घटना को आप इस पत्रकार के नज़रिए से देखिए और उस पत्रकार के नज़रिए से समझिए। कोई पत्रकार जो आप तक सूचना पहुंचा रहा है, उस सूचना के आधार पर बहुत सारी नीतियां पर भी फर्क पड़ता है। इसलिए पत्रकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने मुंह से एक एक शब्द बहुत सोच समझ के निकाले। मान लीजिए कि आपके पास एक ईमेल आता है जिसमें लिखा है कि आपकी 50 करोड़ की लॉटरी लगी है और उस 50 करोड़ की लॉटरी को क्लेम करने के लिए आपको तुरंत $500 भेजने हैं किसी अकाउंट में। आप इस पर यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी या संस्थान है जो आपको इतनी बड़ी रकम दे देगा? और कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा ऐसी ईमेल पर बिना सोचे समझे यकीन कर ले और किसी अनजान अकाउंट में $500 भेज। नहीं लग रहा ना? नहीं करेगा कोई। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोगों को इस तरह की ईमेल से $90 मिलियन यानी कि 600 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान हो चुका है। अब सोचिए, भोले भाले लोगों को खबर के नाम पर गलत सलत सूचना देकर मीडिया कितना भ्रम फैलाता है। खासतौर पर चुनावों के दौरान ऐसी खबरों की बाढ़ आ जाती है जिनमें किसी पार्टी या नेता के पक्ष में माहौल बनाया जाता है जिससे आम लोगों वोट देना आसान हो जाए। लोगों को यह भ्रम होता है कि वे अपनी मर्जी से वोट कर रहे हैं, लेकिन जिस जानकारी और सूचना के आधार पर आपने निर्णय किया कि जिस पार्टी और उम्मीदवार को आप वोट देंगे, अगर वो जानकारी और सूचना ही गलत हो तो अगर आप ऐसी ध्यान से समझें तो एक सोची समझी साजिश के तहत आपको वोट डलवाया जा रहा है और आपको भ्रम है कि आपने अपनी मर्जी से वोट डाला है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो पार्टी चुनाव जीतकर सरकार में है खाली उसी के पास पैसा है। पैसा तो जो पार्टी हारी है उसके पास भी है। पैसा तो हर पार्टी के पास है। और अगर ऐसा होता तो हर चैनल पर अलग अलग प्रोपेगेंडा चल रहा होता, लेकिन आप गौर करेंगे कि जो भी प्रोपेगेंडा है वह समान रहता है हर चैनल पर। इस सब के पीछे भी वजह है, पर यह सब इतना आसान नहीं होता जितना दिखाई देता है। व्हाइट हाउस के रणनीतिकार भी रह चुके स्टीव बैनन ने 2019 में एक बात कही थी कि जो सत्ता पर
का बीज दल होता है, यानी जिस दल की सरकार होती है उसका असली विपक्ष मीडिया है। और मीडिया से निपटने के लिए आपको कोई रणनीति नहीं बनानी है, बस आप मीडिया में कचरा भर दीजिए और लोगों का ध्यान सिर्फ कचरे पर ही रहेगा और आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। ऑफिशियल पेइंग ह्यूमन में भारत की जो चोटी के 4 समाचार चैनल हैं उन पर होने वाली बहसों का उन्होंने विश्लेषण किया और उसका डाटा जनता के साथ साझा किया। मैं आपको उसका निचोड़ बता देता हूँ। अटैकिंग पाकिस्तान यानी पाकिस्तान पर हमला, इस विषय पर 79 बहसें हुई हैं। विपक्ष पर हमला करने वाली 66 बहसें हुई हैं। सरकार की तारीफ में 36 बहसें हुई हैं। राम मंदिर पर 14 बहसें हुई हैं। वहीं PMC बैंक घोटाले जैसे गंभीर आर्थिक विषय पर सिर्फ एक बहस हुई है और बेरोजगारी जैसी जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दे पर तो कोई बहस ही नहीं हुई। किसानों पर कोई बहस नहीं, देश की अर्थव्यवस्था पर कोई बहस नहीं और राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई बहस नहीं हुई। कुल मिलाकर 202 बहसें हुई, जिनमें से सिर्फ 2 बहस काम की थी। मज़े की बात यह है कि इन बहसों के शीर्षक भी बड़े अजीबोगरीब होते हैं। ये POK वापस दे दे इमरान, मेरे राम तेरे राम, मोदी का प्रण, पाकिस्तान का चीरहरण, विपक्ष पड़ा है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, अब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मोदी के 100 दिन बनाम विपक्ष के बुरे दिन, मंगल भवन अमंगल हारी, राम मंदिर की करो तैयारी। इस तरह की बहसों से देश का कितना भला होगा ये तो ये समाचार चैनल वाले ही जाने। इन्हें तो हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी आए चोखा की तर्ज पर काम करना है। हम सभी जानते हैं कि जो असल सूचना होती है उसे तैयार करने में बहुत ही मेहनत लगती है। पत्रकारों को स्टूडियो से बाहर निकलकर ग्राउंड रिपोर्ट करनी होती है, सूचना एकत्र करनी होती है और फिर जिम्मेदारी से अपनी रिपोर्ट को अंतिम शक्ल देनी होती है। इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो सूचना वे जनता के बीच प्रसारित कर रहे हैं उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। आपको याद होगा कि कई साल पहले एक समाचार चैनल के एंकर ने दिल्ली की एक स्कूल शिक्षिका के बारे में उलझुल खबरें चला दी थी और वह शिक्षिका स्कूल की लड़कियों से वेश्यावृत्ति करती है। नतीजा क्या हुआ? आनन फानन में स्कूल के पास अभिभावकों की भीड़ जुट गई। लोग उस शिक्षिका के खून के प्यासे हो रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने उसके कपड़े भी फाड़ डाले। बड़ी मुश्किल से पुलिस उस शिक्षिका की जान बचा पाई, पर उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। बाद में जब पड़ताल कराई गई तो वह शिक्षिका बेकसूर निकली और उन पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद निकले। आज वह एंकर बहुत बड़ा पत्रकार बन गया है, पर उसका रवैया आज भी नहीं बदला। उसकी ओर चर्चा करना पुस्तक के पन्ने खराब करने जैसा होगा। अब आप समझ ही रहे होंगे कि जब झूठ फैलाने से काम चल जाता है तो क्यों इतने पापड़ बेलने जाएं। इसलिए इतनी मेहनत करने की बजाय आजकल के जो एंकर हैं वे एक्टिंग यानी अभिनय की तरह अधिक शिफ्ट हो रहे हैं। इन्हें तो बस एक्टर कहना चाहिए, जिनके पास ज्ञान कम है पर जिन्हें एक्टिंग ज़्यादा आती है। ये लोग 4 लोगों को पकड़ लेते हैं और उनसे बहस कराना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी ये राह चलते लोगों को पकड़कर गंभीर मसलों पर उनकी राय लेने लगते हैं। आप एक बात नोटिस करेंगे कि जो लोग ज़्यादा हल्ला करते हैं, ज़्यादा विवाद पैदा करते हैं, जो लोग ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं, उन लोगों को ये एंकर बार बार बुलाते हैं। इन्हें ऐसे लोगों पर इतना ज़्यादा भरोसा है कि एक ही आदमी को अलग अलग नाम से, अलग अलग टाइटल से बहस में बिठा देते हैं। इतना तो हर कोई कह रहा है कि देश का मीडिया बिका हुआ है, और अगर ऐसा है तो हर बिकने वाली चीज़ की खरीदार भी होते हैं। और ये खरीदार कौन है? इसमें सबसे पहले आता है मीडिया कंसोलिडेशन या विभिन्न मीडिया घरानों का एक या कुछ हाथों में चले जाना। कुछ लोग किसी खास देश की मीडिया को टेक ओवर कर लेते हैं
सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से अगर आपको भारत में कौन लोग इस खेल में लिप्त हैं उनके नाम पता करने हैं तो आप www.rsf.org नामक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। यह गैर सरकारी संस्था है जो मुनाफे के लिए काम नहीं करती और जिनसे अलग अलग देशों में जो मीडिया घराने हैं उनको कौन टेक ओवर कर रहा है उनके नामों का खुलासा किया गया है। मुख्य धारा मीडिया के एक चैनल को चलाने के लिए 80 से 100 करोड़ रुपए चाहिए। उसके बाद वितरण के लिए 50 करोड़ रुपए चाहिए ताकि वह विशेष चैनल किसी डीटीएच प्लेटफॉर्म के जरिए आपको टीवी सेट तक पहुंच सके। उसके बाद दूसरे तमाम तरह के खर्चे हैं जैसे चैनल का कार्यालय और ब्यूरो आदि बनाने के खर्चे, काम करने के लिए रखे गए स्टाफ के खर्चे, उनकी तनख्वाह, कार्यक्रम बनाने के खर्चे और जो रिपोर्ट समाचार एकत्र करने भारत भर में या विदेशों में जाते हैं उनकी यात्रा भत्ते अलग से। आप देखेंगे कि कुल मिलाकर समाचार चैनल चलाना अपने आप में ही एक बहुत ही महंगा सौदा है। अब आते हैं चैनल की आमदनी पर। समाचार चैनलों की आमदनी के दो मोटे स्रोत हैं, एक सब्सक्रिप्शन और दूसरा विज्ञापन। सब्सक्रिप्शन में ये जो डीटीएच प्लेटफॉर्म में जो चैनल हैं उसे भुगतान करते हैं। आज एक समाचार चैनल की मासिक सब्सक्रिप्शन 5 रुपये है। इस हिसाब से अगर 1 लाख लोगों ने भी इसे ले रखा है तो चैनल को हर महीने 5 लाख रुपए की कमाई होती है। लेकिन चैनलों की 75% ज़रूरतें पूरी होती हैं विज्ञापनों से, और अगर किसी चैनल को होड़ में बने रहना है तो उसकी मजबूरी बन जाती है कि विज्ञापनों पर निर्भर हो जाना, और यही सबसे बड़ी समस्या है जिससे सारी चीज़ें शुरू होती हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में 25,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च हुआ था सोशल मीडिया पर और विज्ञापनों पर। तो एक तरह से सरकार भी इनकी ग्राहक है, और कोई अपने ग्राहक के ही खिलाफ जाएगा तो उसकी दुकान बंद होना तय है। यहाँ तक कि कॉरपोरेट घराने भी ऐसे समाचार चैनलों से बचते हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि इनकी भी नीतियाँ पर असर पड़ता है। समाचार चैनलों ने इस चीज़ को पहचान लिया है कि सरकार के खिलाफ या जो पार्टी सत्ता में है उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलना है, लेकिन इसमें भी प्रतियोगिता है। सारे ही समाचार चैनल ऐसा ही कर रहे हैं, इसलिए बात आकर फंस जाती है टीआरपी पर। अगर अगस्त महीने की बात की जाए तो मनोरंजन श्रेणी में जो चैनल सबसे ऊपर हैं वे हैं स्टार उत्सव, उसके 12 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और समाचार चैनलों में रिपब्लिक भारत के 3 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। मतलब मनोरंजन चैनल के सब्सक्राइबर उससे 4 गुना अधिक हैं। समाचार चैनलों ने भी इस चीज़ को भांप लिया कि उन्हें अपनी प्रसारण सामग्री को मनोरंजन की ओर ले जाना पड़ेगा, अन्यथा उनका हाल भी दूरदर्शन जैसा होगा। अब मनोरंजन आए कहाँ से? समाचार चैनल जानते हैं कि फर्जी खबरों से मसाला होता है, मनोरंजन होता है, लोग रुक कर उसे सुनना चाहते हैं। विश कन्या, पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे जैसी सुर्खियां दिखती और सुनाई देती हैं। अभी हाल ही में एक समाचार चैनल ने बताया कि हिमेश रेशमिया को एलियन उठाकर ले जाएंगे। अब भारत और बाहर के देशों के मीडिया के बीच क्या अंतर है? बाहर के देशों में सोशल मीडिया फर्जी खबरें चलाता है और मुख्य धारा का मीडिया उसका खंडन करता है, सच्चाई बताता है, और हमारे यहाँ मुख्य धारा का मीडिया फर्जी खबरें चलाता है और सोशल मीडिया उसका खंडन करता है तथा सही जानकारी उपलब्ध कराता है। पहले अखबार छप कर बिकते थे, पर अब ये बिक कर छपते हैं। पहले लोग पॉलिटिकल पार्टियों को मैनेज करते थे, आजकल पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मीडिया घरानों को भी मैनेज कर रहे हैं। अगर आपकी जान पहचान में किसी के ऊपर टाड़ा लग जाए तो लोग उसका क्या हाल करेंगे, लेकिन अगर किसी एक्टर के ऊपर टाड़ा लग जाए तो जेल से निकलने के बाद पहले तो वह सुपर हिट मूवी देगा और फिर लोग उसे छूने के लिए तरस रहे होंगे। वे इस बात के लिए भी तरस रहे होंगे कि बस उसकी एक झलक मिल जाए। भारतीय मीडिया की तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि इसकी कोई निगरानी नहीं है। वहीं दूसरी ओर यूनाइटेड किंगडम में ऑफ कैम है। अमेरिका में एफसीसी यानी कि
फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है, लेकिन भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है। ले देकर एकमात्र ट्राई है, जिस पर चैनलों की निगरानी के काम का बोझ भी डाल रखा है। हालांकि इसका गठन किया गया था मोबाइल कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए। हमें ट्राई का एहसानमंद होना चाहिए कि जो कि हर 3 या 6 महीने में ट्राई करता है कि प्रेस कंप्लेंट कमीशन आए। जब से भारत आज़ाद हुआ तब से ऐसा हो नहीं पाया है, और यह कोई संयोग नहीं है। कोई भी सरकार जानबूझकर ऐसा नहीं करती कि देश में कोई न्यूज़ कमीशन आए। बस एक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन बना रहा है, जो कि समाचार चैनलों ने खुद आपस में मिलकर बनाया है। इसकी कोई हायर अथॉरिटी नहीं है, बस ये समाचार चैनल वाले ही हैं। मतलब कि अब कोई गलती कर भी रहा है तो उसकी शिकायत लेकर आप उसी के पास जा रहे हैं। यह तो अपने आप में एक मजाक है। इस समय महाराष्ट्र में इतनी सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिन्हें खबरों में जगह मिलनी चाहिए। पिछले से पिछले साल महाराष्ट्र में 2761 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। उन्हें नहीं पता था कि अवसाद क्या होता है। आप किसी से भी पूछेंगे तो हर कोई यही कहेगा कि हाँ, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें इंसाफ तभी मिलेगा जब लोगों तक असली सूचना पहुंचेगी, सरकार को सही खबर मिलेगी। और अगर आपको लग रहा है कि सरकार बदल जाएगी तो ये सारी चीज़ें तुरंत और अपने आप ठीक हो जाएंगी, तो यह भी एक भ्रम है। चाहे पहले की सरकार हो या आज की या आने वाली कल की सरकार हो, मीडिया को ये लोग अपने तरीके से मैनेज करते हैं। और मैं ये सब फिलॉसफी नहीं बोल रहा हूँ या मन की बात नहीं बोल रहा हूँ, इन सब के सबूत उपलब्ध हैं। कॉरपोरेट घरानों ने 36 समाचार चैनलों के स्टिंग ऑपरेशन किए और उन्हें पैसे ऑफर किए तथा भड़काऊ खबरें चलाने को बोला। ये समाचार चैनल मान भी गए। स्टिंग ऑपरेशन की ये सारी की सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। रिपब्लिक भारत की नेटवर्थ 1200 करोड़ रुपए की है और अर्नब गोस्वामी उसमें से 80 से 85% के शेयर होल्डर्स हैं, यानी वह करीब 1000 करोड़ रुपए के आदमी हैं। ऐसा नहीं है कि वह क्लूलेस हैं और उन्हें कुछ पता नहीं है। उन्हें अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड के समय में लगातार नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद के खिलाफ बोलते रहे हैं और खुद अपने चैनल में अपनी पत्नी को न्यूज़ प्रोडक्शन में एडिटर हेड बना रखा है, जबकि उन्हें तो जो सबसे अच्छा और सक्षम संपादक है उसे इस पद पर रखना चाहिए था। लेकिन उन्हें लोगों पर केवल इतना ही भरोसा है कि वह सबको बेवकूफ़ समझते हैं। कुछ समाचार चैनल ऐसा जताते हैं कि वे बाकी के सारे समाचार चैनल खराब हैं और वे केवल वही असली पत्रकारिता कर रहे हैं। अगर मैं ख़ास तौर पर एनडीटीवी की बात करूं तो 2010 में ये भी एक्सपोज हो गए थे। 2010 में नीरा अडवाणिया केस के टेप लीक हो गए थे, जिसमें बरखा दत्त को नीरा राडिया समझाती दिख रही थी कि किस नेता को नीचे रखना है और किस नेता को ऊपर रखना है। पूरी सौदेबाजी चल रही थी। इसके टेप आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं, एक बार सुनिएगा ज़रूर। काम सारे चैनल एक ही जैसा कर रहे हैं, बस इन्होंने गुट अलग अलग पकड़ रखे हैं। संसद में अगर कोई नया बिल पास हो रहा है, उसके नफ़े नुकसान को जानने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ायदा बताने के लिए सुधीर चौधरी हैं और नुकसान बताने के लिए रवीश कुमार हैं। अब इन सारी चीज़ों का समाधान क्या है? पहले तो आप जो भी खबर कंज्यूम कर रहे हैं उनके बारे में सतर्क रहें। ऐसी खबरें से परहेज करिए जिनका स्रोत ज्ञान न हो या संदिग्ध हो, या ऐसे स्रोत से हो जो सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों पर आश्रित हैं। यही खबरें पाने के लिए आप अल्टरनेट यानी वैकल्पिक मीडिया का रुख कर सकते हैं। आप थोड़ा खोज करेंगे, गूगल पर अल्टरनेट मीडिया डालेंगे तो बहुत सारे चैनल आ जाएंगे। ये लोग डोनेशन लेते हैं और सब्सक्रिप्शन के आधार पर आपको खबरें देते हैं। आखिर में मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई फर्जी खबर है या दुष्प्रचार है तो आंख मूंद कर उस पर यकीन मत कीजिए। दूसरी चीज़, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसी मीडिया हाउस को सपोर्ट करते हैं, उसमें दखल देना मेरा काम नहीं है, ना ही मकसद है।
आपने इससे पहले भी भाजपा कांग्रेस किया है, हिंदू मुसलमान किया है, एनडीटीवी रिपब्लिक किया है और आने वाले 10 साल तक भी करते रहेंगे। तो भी आपका 1 रुपये का फायदा हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। आपका फायदा तभी होगा जब आप मुद्दों पर बात करेंगे। प्राइवेट स्कूल इतनी महंगी फीस ले रहे हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। वो 10 साल पहले भी नहीं होती थी, आज भी नहीं होती है और आगे भी नहीं होगी। जब तक कि आप मुद्दों पर खड़े नहीं होंगे, यही हाल स्वास्थ्य सेवाओं का है। प्राइवेट अस्पताल इलाज के नाम पर कपड़े तक उतरवा लेते हैं क्योंकि सरकारी अस्पतालों में भीड़ बहुत है। सरकारी अस्पताल पहले भी बदनाम थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आने वाला। आपका क्या है? इलाज चाहिए तो झक मार प्राइवेट अस्पताल के चक्कर काटेंगे क्योंकि आपको सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा नहीं है। पर ये कभी मुद्दा नहीं बनता क्योंकि इसमें मीडिया को अपना कोई फायदा ही नजर नहीं आता। सुशांत सिंह राजपूत कत्ल मामले को सीबीआई को इसलिए सौंपा गया क्योंकि हमने ही मीडिया पर हंगामा किया था। इसी तरह से हमें हमारे हित में जो मसले हैं उन पर भी स्टैंड लेना होगा, तभी सरकार का ध्यान उन पर जाएगा।